शाम के समय एक घर की जो बहू होती है वह पार्टी करके लौटती है और लौटते ही अपने पति से कहने लगती है कि मेरे पैरों में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो उसका पति होता है वह अपनी माँ को आवाज़ लगाता है और कहने लगता है, देखो माँ, मेरी पत्नी के पैरों में दर्द हो रहा है और तुम ऐसा करो, इन पैरों को अच्छी तरह से दाब दो। अब इस बात को बेटे ने तो आराम से कह दिया था, लेकिन माँ की आंखें इस बात से छलक पड़ती हैं और वह मजबूर होकर उन पैरों को दाबने लगती है। माँ आंखों में आंसू लेकर और हाथों में मजबूरी लेकर उन पैरों को दाब रही थी और बेटा बहू को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और बेटा खड़ा खड़ा ये सब कुछ वहीं पर देख रहा था। कौन थी वह माँ और किस वजह से वो अपने बच्चों के सामने इतनी लाचार थी जो उसे बहू के पैर तक भी दाबने पड़ रहे थे, और वो बच्चे उस पर इतना अत्याचार क्यों कर रहे थे? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माँ है जिसका नाम शोभा है और उसका बेटा है जिस बेटे का नाम उसने किसी दिन प्यार से करण रखा था, और उस घर के अंदर उसकी एक बहू है जिस बहू का नाम होता है प्रियंका। अब इस घर के अंदर करण और प्रियंका के दो बच्चे भी हैं, लेकिन यहाँ पर इस घर के अंदर माँ की हालत एक नौकर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और जब भी कभी उसे खांसी उठा करती है तो बेटा बहू उसे बाहर सीढ़ियों के नीचे डाल दिया करते, क्योंकि उसका कमरा उनके पास ही था। और जब माँ बार बार खांसा करती तो बेटा बहू को इससे समस्या होती है और बेटा बाहर निकलता है और कहता है कि माँ, तुमने तो जीना हराम कर रखा है, ऐसा करो सीढ़ियों के पास चली जाओ और यहाँ पर हम लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है। माँ अपनी आंखों में आंसू लेकर सीढ़ियों के नीचे चली जाती है और अपने पुराने दिनों को याद करती है, किस तरह से उसके पति ने और उसने सपना देखा था कि उनका बेटा उनकी देखभाल करेगा। लेकिन पति तो काफी दिन पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद उनका बेटा अपनी पत्नी के कहे में चलकर माँ को खूब सारा जलील किया करता है और छोटी छोटी बातों के लिए बुरी तरह से धमका दिया करता है। अब पहले तो माँ के हाथ पैर चला करते थे और कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब से वो बीमार होने लगी है तो उसके बाद से वह कुछ भी नहीं कह पाती है और चुपचाप इन सभी अत्याचारों को सहती हुई उसी घर के अंदर बनी रहती है। एक दिन की बात होती है, दादी का जो पोता होता है यानी कि करण का जो बेटा होता है वो अचानक से एक दिन अपनी दादी के पास चला जाता है और उसके बाद जो दादी होती है वह उस पर लाड दुलार करने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर बहू प्रियंका आती है और आने के बाद कहने लगती है, बुढ़िया, तुझे पता नहीं है कि तुझे ढेर सारी बीमारियां हैं और मेरे बच्चे को लग गई तो फिर क्या होगा? तू इससे दूरी रह कर, और तुझे कई बार समझा दिया है लेकिन उसके बाद भी तू मानती नहीं है। यहाँ पर जो सास होती है वो कहने लगती है कि देखो बहू, मैंने तो इसको नहीं बुलाया, ये तो अपने आप ही मेरे पास आया है। लेकिन उसके बावजूद भी जो बहू होती है वह उसी को धमकाती है और कहती है कि यहाँ पर पड़ी रहेगी तो तेरे पास आएगा ही ना, घर के काम में लगी रहे, ऐसे बैठने के लिए तुझसे किसने कहा था? सास खड़ी होती है और अपनी आंखों में आंसू लेकर घर के काम धंधे में जुट जाती है। इन बातों को सोच सोचकर कभी तो उसका मन किया करता था कि घर को छोड़कर चली जा, लेकिन उसे डर लगता था कि इस बुढ़ापे की हालत में वो कहां जाएगी। अब तो वो किसी का काम भी नहीं कर सकती और कैसे अपने जीवन को व्यतीत करेगी। इसी बात को सोचकर वह ऐसी रह जाती है और उस घर के अत्याचारों को सहन करती रहती है। तभी अचानक से उस घर के अंदर एक पार्टी का आयोजन किया जाता है और वहां पर एक हलवाई को भी बुलाया जाता है। लेकिन जिस दिन पार्टी होनी होती है उस दिन जो बहू होती है वह अपनी सास से कहती है कि तू इस कमरे के अंदर ही रहना, बिल्कुल भी बाहर मत आना, वरना हमारे गेस्ट आएंगे तो क्या सोचेंगे तुम्हें देखकर, ना तो तुम्हारे पास कपड़े अच्छे हैं और तुम्हारे शरीर से बदबू भी आया करती है। ऐसा कहकर बहू दरवाजे को बंद करते हुए वहां से चली जाती है और जो सास होती है वह फिर से अपनी आंखों में आंसू लेकर वहीं पर बैठी रहती है। लेकिन तभी जो हलवाई आया था उसका जो वर्कर होता है यानी कि जो एक सहायक वो अपने साथ लेकर आया था वह किसी कारण से बीमार हो जाता है और बीमारी के चलते वह फिलहाल छुट्टी ले लेता है। अब यहाँ पर जो हलवाई होता है वो कहने लगता है कि मैम साहब, आप यहीं पर थोड़ा वेट करो और थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे किसी और को बुलाना होगा, यहाँ पर तो कोई मिल नहीं रहा। मैं ऐसा करता हूँ, लेबर चौक से किसी को ले आता हूँ और वहां से लाकर इस काम को करवा दूंगा। इस बात को सुनकर जो प्रियंका होती है वो कहने लगती है कि तुम्हें केवल सहायक ही तो चाहिए। तो यहाँ पर वो कहता है कि हाँ, सहायक ही चाहिए और उसके लिए मैं पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ। तो वो कहने लगती है कि ठीक है, तो हमारी बुढ़िया है वो इस काम को करवा देगी और तुम ऐसा करो, यहीं पर काम करो, मैं अभी उसे यहाँ पर भेजती हूँ। उसके बाद वह अपनी सास को लाती है और लाने के बाद कहती है, देखो इसकी थोड़ी बहुत मदद करनी होगी और इसकी मदद करो, बाकी तुम्हें और कुछ नहीं करना है और किचन से बाहर भी मत निकलना। ऐसा कहकर बहू वहां से चली जाती है। लेकिन जो हलवाई होता है जिसका नाम पंकज होता है वह जैसे ही बुजुर्ग महिला को देखता है तो बड़ा ही हैरान होता है और कहने लगता है कि माँ जी, क्या आप सच में ही इनकी सास हो? तो यहाँ पर जो माँ होती है वह कहने लगती है कि हाँ बेटा, सच में मैं इसकी सास हूँ, बताओ क्या हो गया?
दिया तो वो कहने लगता है कि आपकी उम्र इतनी ज्यादा है लेकिन उसके बावजूद भी ये आपको मेरे साथ काम करने के लिए छोड़ गए, इससे अच्छा तो वो खुद ही ये काम कर देती तो क्या होता। लेकिन यहाँ पर जो सास होती है वो फिलहाल इन सभी बातों को उससे बचाती है और कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, मैं काम कर लूंगी, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उस हलवाई को, जिसका नाम पंकज होता है, उसे उस बुजुर्ग महिला पर अपने आप ही तरस आने लगता है उसकी हालत को देखते हुए, और वो कहता है कि माँ जी आप ऐसा करो, आप थोड़ा बहुत इस खाने को देख लेना और बाकी सारे काम मैं कर लूंगा, क्योंकि मुझसे आपसे काम नहीं करवाया जाएगा। अब यहाँ पर जो माँ होती है वो कहने लगती है कि ठीक है बेटा, अगर तू ऐसा चाहता है तो मैं ऐसा ही कर दूंगी। शोभा जी उस खाने को देखने लगती हैं और यहाँ पर हलवाई जो होता है वो वैसे काम को करता रहता है जैसे सब्जियां काटना हुआ या फिर बर्तन साफ करने हुए, और उसके अंदर जो सामान डालना होता है उन सभी सामान को लेकर आ जाता है। लेकिन शोभा जी जब यहाँ पर उस खाने को देखने के लिए खड़ी हुई थी तो तभी अचानक से जब हलवाई किसी सामान को डालने के लिए आता है तो शोभा जी रुकने का इशारा करती है कि मानो वो एक अच्छी सी गलत कर रही हो, और इस बात को देखकर हलवाई कहने लगता है कि क्यों माँ जी, इससे तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन शोभा जी की खाना बनाने को लेकर जो समझ थी वो उस हलवाई से भी परे थी और बहुत ही अच्छा वो खाना बनाना जाना करती थी। तो वो उसे समझा देती है कि अभी ये सामान जो इसमें पहले गिरा हुआ है ये पूरी तरह से पका नहीं है, और इसके बाद ही अगर इस सामान को डालेंगे तो बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा और तुम देख लेना। तो यहाँ पर हलवाई जब इस बात को गहनता से सोचता है तो उसे लगता है कि हाँ अम्मा सही कह रही हैं, और उसी के हिसाब से उस दिन पूरे खाने को बनाता है। लेकिन खाना बनाने के बाद जब हलवाई खुद से उस खाने को चखता है तो उसे विश्वास नहीं होता इस बुजुर्ग महिला के हाथों में ये जादू है कि उसने तो खाना उससे भी बेहतर बना दिया है। इसके बाद जब खाना बन जाता है, पार्टी चलने लगती है, तो यहाँ पर जो हलवाई होता है वह कहता है कि अम्मा जाओ आप पार्टी में। लेकिन तभी यहाँ पर अम्मा कहने लगती है कि नहीं बेटा, मुझे बाहर नहीं जाना है, अगर मैं बाहर गई तो मेरी बहू की जो सहेलियां हैं उनके सामने उसकी नाक कट जाएगी, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो हलवाई होता है उसकी पूरी कंडीशन को समझ गया था और कहने लगता है कि क्यों माँ, ऐसा क्या हुआ, घर के बड़े बुजुर्ग तो जरूरी हुआ करते हैं लेकिन फिर भी आपके बच्चे आपसे ऐसा क्यों किया करते हैं। तो यहाँ पर जो शोभा जी होती हैं वो कहने लगती है कि कुछ नहीं बेटा, वैसा ही है, बच्चों को जैसे समझ में आता वो वैसा ही किया करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हलवाई होता है वो उनसे बार बार पूछता है तो वह अपनी आंखों में आंसू लेकर उस हलवाई को सारी कहानी बताने लगती है। कहती है कि बेटा इकलौता बेटा था और ये सोचकर पाला पोसा था लाड प्यार से कि ये बड़ा होकर हमें अच्छी तरह से रखेगा, लेकिन बच्चा बड़ा होने के बाद अपनी पत्नी का हो गया और उसके बाद हमारे ऊपर अत्याचार करने लगा। लेकिन जब तक मेरे पति जिंदा थे तब तक तो मुझे कैसी भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो थे तो हम दो जन थे और कोई भी हमसे कुछ भी नहीं कहता था। लेकिन जब से मेरे पति इस दुनिया से गए हैं तो उसके बाद से मेरी जिंदगी पूरी तरह से तहस नहस हो गई है और मुझे खुद को ही समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। कई बार तो मैंने अपने आप को इस दुनिया से विदा करने की भी कोशिश की है, लेकिन क्या करूं, नहीं कर पाती ना, क्योंकि इतनी हिम्मत मेरे अंदर नहीं है। ऐसा कहकर यहाँ पर माँ फूट फूट कर रोने लगती है। तो तभी जो हलवाई होता है वह एकदम से उनके आंसू को पहुंचता है और कहता है कि अम्मा अगर ऐसी बात है तो आप ऐसा करो, मेरे साथ चलो और मेरे साथ रहने ना। लेकिन तभी यहाँ पर जो अम्मा होती है वो कहती है कि बेटा मैं ऐसा भी तो नहीं कर सकती, क्योंकि ये मेरे बच्चे हैं और अगर मैं तुम्हारे साथ चली गई तो इनकी चारों तरफ बदनामी हो जाएगी और ये बहुत ही गलत होगा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। ऐसा कहकर वह मना करने लगती है और हलवाई भी उसकी बात को समझ जाता है कि बच्चों का मोह है जिसकी वजह से वो ऐसा कर रही है, तो वह भी ज्यादा फोर्स इस बात के लिए नहीं करता है। धीरे धीरे वो पार्टी कंप्लीट हो जाती है और पार्टी कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर जो मालकिन होती है घर की, जिसका नाम प्रियंका होता है, यानी कि सास की जो बहू होती है, वह किचन के अंदर आती है और हलवाई से कहने लगती है कि देखो भाई साहब अब सारा काम हो गया है और अब तुम बताओ कि तुम्हारे कितने पैसे हुए हैं। तो यहाँ पर जो हलवाई होता है वो अपना हिसाब लगाकर बता देता है और उसके बाद प्रियंका जो होती है वो उससे कुछ पैसे कम करने के लिए कहने लगती है। लेकिन यहाँ पर वह हलवाई कहता है कि मैम साहब मैं पैसे कम कैसे कर लूँ, क्योंकि पूरा दिन भर मैंने काम किया है और इतने पैसे तो आपको देने ही होंगे। तभी जो प्रियंका होती है वो कहती है कि पैसे कम इसलिए कर लो, ये सारा खाना बचा है इसको ले जाओ अपने साथ, क्योंकि यहाँ पर तो हम सभी लोगों ने खाना खा लिया है और कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हलवाई जो होता है वो खाने को ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उस बहू से कहने लगता है कि माँ जी ने तो शायद सुबह से कुछ भी नहीं खाया है तो इनके लिए तो थोड़ा सा खाना छोड़ दूं। लेकिन यहाँ पर जो प्रियंका होती है वो कहती है कि इनके लिए कोई जरूरत नहीं है छोड़ने की, इनसे इनकी तबीयत खराब हो जाती है और आपको इनके खाने की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फ्रिज में कल का बासी खाना पड़ा हुआ है, उसी को ये खा लेंगे और कोई भी दिक्कत नहीं है, आप अपना सामान उठाओ और यहाँ से चले जाओ बेशक से। ऐसा कहकर वह वहां से चली जाती है और यहाँ पर तभी जो वह लड़का होता है जिसका नाम पंकज होता है, जो कि यहाँ
पर हलवाई का काम करने के लिए आया है वह बुजुर्ग महिला शोभा जी की तरफ देखता है और एकदम से काफी ज्यादा भावुक हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी वह अपना सामान पैक करता है और सामान पैक करने के बाद बुजुर्ग महिला से कहता है कि अम्मा देखो, मैंने सारा खाना ले लिया है और आप इन बर्तनों को साफ कर देना और मैं जा रहा हूं यहां से। ऐसा कहकर वह तो निकल जाता है, लेकिन जैसे ही बुजुर्ग महिला उन बर्तनों को साफ करती है तो एक भगोने के अंदर उसे कुछ खाना मिलता है, जिस खाने को देखकर शोभा जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उस हलवाई को पता था कि ये सुबह से भूखी हैं और बहुत जोर से इनका खाना खाने का मन कर रहा होगा। तो इसी वजह से उन्होंने शोभा जी के लिए कुछ खाना छोड़ दिया था और यहाँ पर शोभा जी उस खाने को खाने लगती हैं, क्योंकि काफी दिनों से उन्होंने इतना अच्छा खाना नहीं खाया है। घर के अंदर खाना उन्हें केवल बासी ही मिला करता था और उसके बावजूद भी घर में पूरा काम करना पड़ा करता था। यहाँ पर जो शोभा जी होती है उस खाने को खा लेती हैं और सारे बर्तनों को साफ करने के बाद वहां से निकलकर अपने कमरे के अंदर चली जाती हैं। शोभा जी के जीवन में खुशियों के पल तो आया ही नहीं करते थे, बाकी रहे सही कसर बहू उतार दिया करती थी। ऐसे एक दिन की बात होती है जब बहू शाम के समय अपनी पार्टी से लौटती है और घर के अंदर माँ बेटे और उनके बच्चे थे। तभी यहाँ पर बहू जैसे ही घर के अंदर आती है तो एकदम से अपने पति से कहने लगती है कि मेरे पैरों में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। तभी जो पति होता है जोरू का गुलाम, वो एकदम से कहने लगता है अपनी माँ को आवाज लगाकर कि माँ, मेरी पत्नी के पैरों में दर्द हो रहा है और तुम इन पैरों को दबा दो। अब माँ जैसे ये बात सुनती है तो एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन बेटे को इस बात को कहते हुए जरा भी शर्म नहीं आती है। उसके बाद जो माँ होती है वह मजबूरी भरे हाथों से अपनी बहू के पैर दबाने लगती है और जो बेटा होता है वो खड़ा होकर ये सब कुछ आराम से देख रहा था कि मानो कुछ भी नहीं हुआ हो। सास पैर दबाने के बाद अपने कमरे के अंदर जाती है और मन ही मन बहुत सारे विचार करती है, लेकिन फिर से वो चुपचाप रह जाती है। अगले दिन सुबह उठकर वह अपना थैला लेकर मार्केट जाती है सब्जी खरीदने के लिए, क्योंकि ये सारा काम भी उसे ही करना पड़ता है। शोभा जी मार्केट जाती हैं, वहां से सब्जियां खरीदने के बाद कुछ पैसे वो अपने पास बचा लिया करती और हिसाब में उन पैसों को ज्यादा लिखवा दिया करती। उन पैसों से वो अपने मनपसंद का सामान खरीदकर खा लिया करती। बस यही खुशी के पल उसकी जिंदगी में आया करते थे, जिनको वो चोरी छुपे अपने बेटा बहू से छीना करती थी। अब जैसे ही आज वो वहां पर जाती हैं तो उनका मन नहीं करता है कि वो कुछ सामान अपने लिए खरीदे और इसी वजह से वहां से चुपचाप वापस लौटने लगती हैं। लेकिन तभी जो लड़का होता है पंकज, जिन्होंने इनके घर में हलवाई का काम किया था, वह एकदम से उसे मार्केट में मिल जाता है और जैसे ही पंकज यहां पर मिलता है तो एकदम से वो शोभा जी को रोक लेता है और कहने लगता है कि अम्मा, आप यहां पर क्या कर रही हो। तो उसके बाद अम्मा भी पंकज को देखकर थोड़ी सी खुश हो जाती है और उसके बाद उससे बात करने लगती है। कहती है कि बेटा, मैं तो सब्जी खरीदने के लिए आई हूं, लेकिन तुम इस मार्केट में क्या कर रहे हो, क्योंकि तुम तो हलवाई हो ना, तुम्हारे वहां तो सब्जी वगैरह मालिक ही लाया करते हैं। तो वो कहने लगता है कि हाँ माँ, मैं हलवाई था, लेकिन मैंने अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला है और अगर आप चाहो तो आप उस होटल पर काम कर सकती हो, आपके बेटा बहू से भी आपको छुटकारा मिल सकता है। अब इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो शोभा जी होती हैं वो सोचने लगती हैं और चुपचाप सी खड़ी रह जाती हैं। लेकिन तभी यहाँ पर जो पंकज होता है वो उन्हें कंधे से पकड़कर हिलाता है और कहता है कि अम्मा, चिंता मत करो, आपको ज्यादा काम नहीं करना होगा, मुझे केवल आपकी शिकिल चाहिए और आप तो खड़े होकर केवल ये बता देना कि कब किस सामान में कौन सा सामान गिनना है। उससे खाने का टेस्ट बहुत ही लाजवाब हो जाता है और इसी तरह से मुझे आपसे काम करवाना है। अब इस बात को सुनकर और सभी बातों को सोचने के बाद और पूरे उन चीजों को देखने के बाद जो कुछ भी शोभा जी के साथ पिछली रात हुआ था, वह उस लड़के से हामी भर लेती है और कहती है कि बेटा, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मेरे रहने खाने का इंतजाम भी करना होगा। तो वह कहता है कि आप चिंता मत करो, मैंने रेस्टोरेंट में जगह है और वहीं पर मैं आपको रख लूंगा और कैसी भी परेशानी नहीं है। अगर ये रेस्टोरेंट चलता है तो भी ठीक है, अगर नहीं चलेगा तो उसके बाद भी मैं आपको अपने पास ही रख लूंगा। अब जो शोभा जी होती हैं वो रात की बात से इतनी परेशान हो गई थी कि वह अपने बच्चों के साथ छोड़ने का फैसला कर लेती हैं और आज अपने घर जाकर चुपके से अपना सामान पैक करती हैं और चुपचाप उस घर से निकल आती हैं। और यहाँ पर जो पंकज होता है उन्हें घर के बाहर वाली गली में मिल जाता है। शोभा जी को वह अपने साथ लेकर उस रेस्टोरेंट पर चला जाता है जो उसने अभी अभी छोटा सा स्टार्ट किया है और वहां पर शोभा जी काम करने लगती है। लेकिन शोभा जी के खाने का जो स्वाद होता है वह इतना लाजवाब था कि इस रेस्टोरेंट पर भीड़ बढ़ने लगती है और चारों तरफ इस रेस्टोरेंट का नाम हो जाता है। जब यह रेस्टोरेंट अच्छा खासा पैसा कमाने लगता है तो उसके बाद जो पंकज होता है एक और रेस्टोरेंट छोटा सा खोल लेता है और उसको भी शोभा जी के नेतृत्व में चलाने लगता है। जो शेफ आया करता उसे शोभा जी के नीचे ट्रेनिंग दिलाया करता और धीरे धीरे करके शोभा जी अब एक बहुत बड़ी चैन रेस्टोरेंट की बहुत ही बड़ी कुक बन गई थी। और यहाँ पर जो लड़का पंकज होता है उनके अकाउंट में अलग से पैसे भी डलवाया करता है और उन्होंने उनके लिए स्पेशल से एक घर भी खरीद दिया है, क्योंकि उनकी वजह से उसने ढेर सारा पैसा कमाया है और उस घर के अंदर उन्हें रहने के लिए कह दिया है कि माँ जी आप आराम से रह सकती हो और अपनी तरफ से गाड़ी लगा रखी है। घर के अंदर नौकर चाकर हैं और शोभा जी आलीशान तरीके से रहा करती हैं। सुबह सुबह 9 बजे वह अपने घर से निकला करती हैं गाड़ी में बैठकर और होटलों पर जाकर सभी सेवकों को निर्देश दिया करती है कि इस तरह से काम करना है, इस तरह से काम करना है और ये बना रहे हो तो इसमें ये डलेगा और इतने टाइम में डलेगा। अब यानी कि शोभा जी की जो लाइफ थी वो पूरी तरह से
से सेट हो गई थी और बुढ़ापे में भी वो अपनी जिंदगी को ऐशो आराम और शानो शौकत के साथ जी रही थी। इधर यहाँ पर जो बेटा बहू होते हैं उनकी जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आ गई थी, क्योंकि जब शोभा जी यहाँ से गई थी तो उसके बाद बेटा बहू ने बिल्कुल भी उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की थी और उन्होंने तो यही सोचा था कि चलो अच्छा हुआ आफत कट गई। लेकिन एक कहावत है ना कि आत्मा सो परमात्मा, वही होता है। यहाँ पर शोभा जी की आत्मा इन बच्चों को ले बैठती है और यहाँ पर जो उनका बेटा काम किया करता था वह काम पूरी तरह से ठप हो जाता है। काम ठप होने के बाद घर का खर्च चलाने के लिए बेटा इधर उधर से कर्ज लेता है और कर्जदार घर पर कर्ज मांगने के लिए आने लगते हैं। यहाँ पर जो शोभा जी का बेटा होता है करण, वह उस घर तक को बेच देता है जिस घर के अंदर वो रहा करते थे और उसके बाद पूरी तरह से रोड पर आ जाता है। लेकिन तभी एक दिन जब वह किराए के घर में बैठा हुआ था तो उसका जो बेटा होता है वह एक दिन फोन चला रहा था और फोन के अंदर एक शॉर्ट वीडियो शोभा जी की आ जाती है, क्योंकि जब इनके खाने का स्वाद चखा तो वह सेफ से मिलना चाहता था और सेफ से मिलने के बाद उन्होंने उसकी एक वीडियो बनाई और कहा कि इनके हाथों में बिल्कुल से जादू है। अब जैसे ही यहाँ पर शोभा जी के वो वीडियो आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद बेटा बहू पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये माँ जी तो बहुत अच्छी तरह से रहा करती हैं, क्योंकि अब उनके कपड़े काफी ज्यादा अच्छे थे और पूरी तरह से व्यवस्थित थे। जो चश्मा उनका फूटा रहा करता था उस चश्मे को भी नया उन्होंने बनवा लिया था और देखने से काफी ज्यादा महंगा लग रहा था। बुढ़ापे में शोभा जी के ऊपर सोने के आभूषण लदे हुए थे और इन सभी चीजों को देखने के बाद बेटा बहू सोचने लगते हैं कि माँ जी ने तो बहुत ही ज्यादा तरक्की कर ली है और चलो अब उनको अपने पास ले आते हैं या फिर उनके साथ ही रहेंगे, देखते हैं वो क्या कर रही है। इसके बाद जो बेटा होता है वह अपनी माँ का आता पता निकालता है तो उसे सारी बात पता चल जाती है कि किस तरह से माँ एक अमीरों की लाइफ जिया करती है। और उसके बाद अगले दिन शाम के समय जब शोभा जी घर के अंदर आती हैं तो बेटा बहू एकदम से वहां पर पहुंच जाते हैं और रो रोकर उनसे माफी मांगने लगते हैं और उनसे कहने लगते हैं कि हमें भी अपने पास रख लो। लेकिन यहाँ पर माँ बेटा बहू के अत्याचार से काफी ज्यादा परेशान थी, तो इसी वजह से वह उन्हें धमका कर वहां से निकाल देती है और कहती है कि बेटा तुम मेरे बेटा हो ही नहीं, अगर मेरे बेटे होते तो उस दिन वो सब कुछ नहीं करते। एक एक करके वो बेटा बहू की सारी गलतियां उनको गिनवाती है और यहाँ पर उनका छोटा सा बेटा भी था, क्योंकि वो बेटे को लेकर आए थे कि शायद इसकी वजह से वो उन्हें अपने पास रख ले और कहने लगते हैं कि माँ जी जो गलतियां हो गई उन्हें माफ कर दो। अब इस बेटे की तरफ देखो, हम लोग एक किराए के घर में रहा करते हैं और मेरा पूरा बिजनेस चौपट हो गया है। लेकिन माँ बिल्कुल भी रहम नहीं करती है और कहने लगती है कि बेटा मैं तो तुम्हें माफ करने से रही, लेकिन इस बात की तसल्ली मुझे तब तक नहीं होगी जब तक तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेगा। और जिस दिन तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ ऐसा करेगा ना, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि बच्चे जब माता पिता के साथ ऐसा करते हैं तो उन पर क्या बीता करती है। क्योंकि मुझे ही पता है कि मैंने क्या क्या सहन किया है और उसके बावजूद भी तुम्हारे घर में नौकरानी की तरह काम करती रही और तुमने कभी भी मुझे अपना समझा ही नहीं था। अब जब मेरे पास पैसे दिख रहे हैं तो उसके बाद तुम ऐसा कर रहे हो। और चिंता मत करो, इस सारी प्रॉपर्टी को मैं ऐसे तैयार करके जाऊंगी जो मेरे इस दुनिया से जाने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी किसी ट्रस्ट को मिल जाए और किसी जरूरतमंद के काम आए। ऐसा कहकर वह उन्हें धक्के देकर वहां से निकाल देती है। और जब अगले दिन वह पंकज से मुलाकात करती है तो उसको बताती है कि बेटा ऐसा ऐसा हुआ था, मेरे बेटा बहू मुझसे मिलने के लिए आए थे लेकिन मैंने उन्हें धमका कर भगा दिया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसके बाद यहाँ पर जो बेटा पंकज होता है वो कहता है कि माँ आपने बहुत अच्छा किया और इसी तरह से डटकर रहना और अपनी जिंदगी को आराम से व्यतीत करो। पंकज कभी कभी अपने बीवी बच्चों के साथ वहां पर आ जाया करता है और यहाँ पर जो शोभा जी होती हैं वो उनके बच्चों को अपने बच्चे समझकर खिलाया करती हैं और अच्छी तरह से अपने साथ रखा करती हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी शोभा जी की, जिनकी जिंदगी में इतने गम हो गए थे कि उसके कारण उन्हें मजबूरन घर छोड़ना पड़ गया और उसके बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।